संस्कारों का 3 मॉडर्न बहुओं ने खोला राज। कल्याणी हाइट्स के आलीशान 5 मंजिला घर में डाइनिंग हॉल में सुलोचना जी का परिवार एक साथ बैठकर लंच का इंतजार कर रहा है। तभी काव्या, प्रिया और सारिका वेस्टर्न स्टाइल साड़ी, ऑफ शोल्डर स्टाइल, डीप नेक ब्लाउज, हील्स, बोल्ड मेकअप, लाइट ज्वेलरी और मॉडर्न साड़ी, स्टाइलिश साड़ी पहनकर बिल्कुल पार्टी लुक में रेडी होकर नीचे आती हैं और उन्हें देखकर, अरे काव्या, प्रिया, सारिका, बहू तुम तीनों कहाँ जा रही हो इस समय लंच के टाइम पर? कोई अर्जेंट काम है क्या? ओप्स, सॉरी मम्मी जी, वो एक्चुअली हम लोग आपको बताना भूल गई थी। आज मेरे फ्रेंड क्या किटी पार्टी है तो हम तीनों वहीं जा रही हैं। अरे तुम लोग चली जाओगी तो फिर यहाँ हम सभी को लंच कौन सर्व करेगा? माय डियर मम्मी जी, लंच तो हमने सुबह ही बना दिया है। दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब रेडी है, आप लोग सर्व कर लीजिएगा। वैसे भी हमें टाइम नहीं, लेट हो जाएगा। वी आर लिविंग नाउ। सुलोचना जी की तीनों बहुएं हंसती हुई घर के बाहर निकल जाती हैं और घर का दरवाजा बंद करके कार में बैठकर निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद, देखा सुलोचना, देखा तुमने? ये तुम्हारी तीनों बहुएं बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। तीनों की तीनों लापरवाह है, इन्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। और मेरे ये तीनों नालायक बेटे अपनी अपनी लुगाइयों से कुछ कहते भी नहीं है। पापा जी अब जाने भी दीजिए ना, वैसे भी अपनी सहेलियों के घर ही तो जा रही हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं। मैं इसमें अब क्या ही टोकूं, आजकल तो सब ऐसे ही रहते हैं। हाँ पापा, अपनी पूर्णिमा है ना, आज खाना वो सर्व कर देगी। खाना तो उन्होंने बना ही दिया है ना, क्यों पूर्णिमा कर दोगी ना? हाँ भैया, क्यों नहीं, चलिए अब सब मूड ठीक कीजिए और खाना शुरू कीजिए। पूर्णिमा सभी को बहुत प्यार से खाना सर्व करती है। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाने के बाद सब अपने कमरों में चले जाते हैं। शाम के समय सुलोचना जी अपने परिवार के साथ हॉल में बैठकर अपनी तीनों बहुओं का इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन वो तीनों शाम तक नहीं लौटती। और तब देख रहे हैं ना आप, तीनों बहुएं अभी तक घर पर लौट कर नहीं आई हैं। अब शाम को खाना कैसे बनेगा? मेरे तो पैरों में वैसे ही इतना दर्द रहता है। अगर 3 बहुओं के होते हुए भी सास को बुढ़ापे में काम करना पड़े तो क्या फायदा ऐसी बहू के होने का? हाँ आप ठीक कह रहे हैं, इन तीनों का भरोसा देखने का कोई फायदा ही नहीं है। चल पूर्णिमा, हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। पूर्णिमा और सुलोचना जी दोनों हॉल में से सीधे किचन में जाते हैं और किचन में जाकर एक तरफ पूर्णिमा सब्जी बनाने की तैयारी करती है, वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा आटा गूंथकर रोटियां बना लेती है और थोड़ी ही देर में डिनर बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। और रात के समय सुलोचना जी चिंता में छत पर टहल रही होती है। ये भगवान, अभी तक मेरी तीनों बहुएं वापस नहीं लौटी। पता नहीं मेरी बहुएं कब वापस आएंगी, उनका फोन भी नहीं लग रहा। छत पर टहलते हुए सुलोचना जी की नजर अचानक अपनी बहुओं पर पड़ती है, जो रात में कार से उतर रही होती है और पड़ोसी उन्हें देख रहे होते हैं। जैसे ही तीनों बहू हॉल में पहुंचती हैं, सुलोचना जी नीचे आकर, दिमाग तो ठिकाने है ना तुम तीनों का? ये कोई वक्त है घर आने का? और तुम्हें पता भी है कि रात के वक्त औरतों की इस तरह बाहर रहना ठीक नहीं होता, खासकर शादीशुदा औरतों का। ऊपर से अड़ोसी पड़ोसियों की नजर यहीं टिकी रहती है। यस मम्मी जी, और वैसे भी पार्टी में जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का नहीं, आपको तो पता ही होगा। यस, बाय द वे वी आर टायर्ड नाउ, हम लोग अब सोने जा रहे हैं। सुलोचना जी की तीनों बहुएं उन्हें इस तरह बोलकर और 2 टूक जवाब देकर वहां से चली जाती हैं। और उनके जाने के बाद, काश मैं अपनी मॉडर्न बहुओं की जगह किसी गांव देहात की बहुएं ले आती तो कम से कम मेरी बात तो सुनती। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैं 3 शहरी मॉडर्न बहुएं ले आई। सुलोचना जी अपना माथा पकड़कर पछताते हुए अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। और अगले दिन सुबह सुबह नहा धोकर जल्दी जल्दी जब वो अपने आंगन में लगे तुलसी के पौधे में पानी देकर पूजा कर रही होती हैं, तब उनकी पड़ोसन अर्चना जी, सावित्री जी और सरिता जी वहां आ जाती हैं। और फिर, अरे सुलोचना बहन, तुम तो बड़ी संस्कारी बनती हो, लेकिन तुम्हारी बहुएं तो न जाने कैसे रात के 2-2 बजे बाहर से मौज मस्ती करके आती हैं। हाँ, और उनके कपड़े देखे थे, ऐसा लग रहा था कि ब्लाउज में तो कपड़ा ही नहीं है, साड़ी भी पता नहीं कैसे बांध रखी थी। अरे बहन, मैं खुद क्या करूं, मैं भी उनसे परेशान हूँ, मेरी तो रत्ती भर सुनती ही नहीं है। अरे प्रभु, तुम्हारी तो बहुत ज्यादा ही मॉडर्न है। आखिर किसने कहा था तुमसे इतनी मॉडर्न बहू लाने को? अरे बहन, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि अपने संस्कार भूल जाओ। अच्छे घर की लड़कियां हैं, मैं तो यही सोचकर अपने तीनों बेटों के लिए मॉडर्न बहू लेकर आई थी। और जब मैं इन्हें देखने गई थी तो बड़ी संस्कारी बन रही थी। इन्होंने अपने असली रंग तो यहाँ दिखाना शुरू किए। चलो अब जाकर देखूं तो सही, आखिर मेरी तीनों महारानियां क्या कर रही हैं। तुलसी पूजा को खत्म करके सुलोचना जी अपने घर के अंदर आती हैं और अंदर जाकर सबसे पहले अपनी बड़ी बहू काव्या के कमरे में जाती हैं, जहां काव्या आराम से अपने बिस्तर में सो रही होती है। उसे देखकर,
अरे बहुओं उठो, सुबह के 8 बज गए हैं, सूरज सर पर चढ़ गया है, तुम लोगों से बिस्तर से नहीं निकला जाता। सभी लोग चाय नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अरे यार मॉम, थोड़ा सोने दो ना, मुझे कॉफी ला दो, बहुत नींद आ रही है। जाओ आप यहाँ से। तो सोती रहे, मैं दूसरी को जाकर उठाती हूँ, कम से कम तीनों में से कोई तो उठेगी। काव्या के ऐसा कहने पर सुलोचना जी काव्या के कमरे से निकलकर अपनी बीच की बहू प्रिया के कमरे में जाती है और उसका एसी बंद करके कंबल हटाती है। अरे काव्या, जरा देखो 8 बज गए घड़ी में, उठो फटाफट से। मॉम प्लीज, मैं 3 बजे सोई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, डिस्टर्ब मत करो और एसी ऑन करके जाओ आप यहाँ से। दिन भर पार्टी करो, रात भर फोन चलाओ और सुबह बिस्तरों में पड़े रहो, बस यही काम रह गया मेरी बहुओं के पास। सुलोचना जी ऐसा कहकर गुस्से में काव्या का कमरा बंद कर देती हैं और अब सारिका के कमरे में जाती हैं। सारिका भी अपने कमरे में इसी तरह अपनी सास को भगा देती है और तीनों बहू के कमरे से बाहर आकर सुलोचना जी अपना माथा पकड़कर हॉल में बैठ जाती हैं और हे प्रभु, क्या करूं मैं इनका, मेरे तीनों बेटे ही नालायक हैं जो इन्हें कुछ कहते ही नहीं है। तीनों के तीनों जोरू के गुलाम हैं, अपनी अपनी बीवियों को सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। अरे माँ, अब हम लोग क्या ही कहें इन लोगों से, लाओ तुम ही बता दो तो वो कह दे के इनको। जब तुम कुछ नहीं कह सकती तो हमारी कहने का क्या ही फर्क पड़ेगा। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं तुम तीनों के लिए इन तीनों को ब्याह कर लेकर आई। सुबह की 1 कप चाय तक नसीब नहीं है इस घर में। चल पूर्णिमा, तू मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। सुलोचना जी गुस्से में पैर पटकती हुई अपनी बेटी पूर्णिमा को लेकर रसोई में जाती हैं और चाय और आलू के पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं। तब तक काव्या, सारिका और प्रिया भी वहां आ चुकी होती है। उन्हें देखकर आ गई महारानी, इतनी देर से उठाने की कोशिश कर रही थी, तब तो तुम लोगों से उठा नहीं गया। चाय नाश्ता बनते ही तुम अपने कमरों से निकल कर आ गई। अरे मम्मी जी, आपसे तो मैंने कहा था कि आप मुझे 1 कप कॉफी बना कर दे दो, मेरी नींद खुल जाएगी, लेकिन आपने दी ही नहीं। अरे मम्मी जी, ये क्या, आप तो नाश्ते में दही और आलू के पराठे बनाकर लेकर आई हो। अरे मम्मी जी, नाश्ते में पराठे कौन खाता है, ये पराठे खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। यस मॉम, इसमें तो बहुत ज्यादा ऑयल है और मैं तो डाइट पर हूँ, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरे लिए कुछ लाइट बना कर लाओ। बहुओं, तुम्हें जरा सी भी शर्म है कि नहीं? अपनी सास को कोई ऐसे ऑर्डर देते हैं? अरे मॉम, सास ही तो हो आप, और एक दिन आप ब्रेकफास्ट बना दोगी हमारे लिए तो क्या हो जाएगा, हमेशा हम ही बनाते हैं। अच्छा बहू, तुम ऐसा ब्रेकफास्ट बनाती हो तो हम खा भी नहीं सकते, हमें पता ही नहीं होता है कि उसमें खाना कैसे है। पापा जी, आपको तो पता होना चाहिए कि इंटरकॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट क्या होता है। अब इतने भी ओल्ड फैशन या बूढ़ी तो आप हो नहीं। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पड़ोसन किसी जरूरी काम से वहां पर आती हैं और बहू के हाजिर जवाबी सुन लेती हैं, जिसके बाद सुलोचना जी को ताना मारती हुई कहती है, और सुलोचना बहन, तेरी बहू तो कितनी मुंहफट, कितनी बदतमीज है, कैसे जवाब देती है ससुर के सामने, तोते की तरह पटर पटर। आंटी जी, ये हमारे सास बहू का मामला है, आप कौन होती हो बीच में बोलने वाली? आप अपने काम से काम रखो, हमारे घर के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। अरे सुलोचना बहन, हमें नहीं पता था कि तेरी बहू तो बदतमीज भी है, हमारी गलती जो यहाँ आ गई, हमें आना ही नहीं चाहिए था। सुलोचना जी की पड़ोसन उनके यहाँ से बड़बड़ाती हुई चली जाती हैं। इसके बाद सभी लोग नाश्ता करते हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। और एक दिन सुलोचना जी अपने घर में भजन संध्या और सत्संग रखती हैं, मोहल्ले में निमंत्रण देने जाती हैं और जैसे ही वो अपने घर पर आती हैं तो देखती हैं कि उनकी बहुएं घर की साफ सफाई और सजावट का काम कर रही होती हैं, जिसे देखकर सुलोचना जी हैरान हो जाती हैं और अपनी बहू से कहती हैं, अरे बहुओं, तुम्हें पता चल गया कि कल हमारे घर में सत्संग है, तुम इसलिए साफ सफाई कर रही हो? अरे मम्मी जी, किसने कहा कि घर में सत्संग है? कल तो हम तीनों देवरानी जेठानी ने अपनी किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, हम तो बस उसी की तैयारी कर रही हैं। अरे कल किटी पार्टी नहीं, सत्संग है, मैंने पूरे मोहल्ले में न्योता भी दे दिया है। मॉम, पहले घर में कल किटी पार्टी होगी, बाद में सत्संग होगा, हम भी अपनी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट कर चुके हैं। तीनों बहू ने सुलोचना जी की बात बिना सुने ही घर को फिर से डेकोरेट करना शुरू कर देती हैं और अगले दिन शाम के समय सुलोचना जी परेशान होकर घर में टहल रही होती हैं। हे भगवान, मैंने तो औरतों को बुला दिया, मैं क्या करूं, मैं कैसे उन्हें मना करूं? सुलोचना जी जब अपने मन में ये सब सोच रही होती हैं, तभी भजन संध्या के लिए बुलाई गई औरतें भी एक एक करके घर में आती हैं और उन्हें देखकर, अरे बहन, वो सत्संग आज नहीं कल था, मुझसे कहने में गलती हो गई। अरे बहन, पहले बताना चाहिए था ना, हम लोगों ने सत्संग के लिए प्रसाद भी बना लिया था। अब चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम लोग सत्संग कर ही लेंगे। सुलोचना जी बहाना बनाकर सभी पड़ोसनों को घर से वापस भेज देती हैं। उसके बाद उनके घर में पार्टी चल रही होती है। सभी पड़ोसन ये सब देख लेती हैं।
सुलोचना जी के घर में म्यूजिक का शो शुरू हो जाता है। वेस्टर्न सॉन्ग बजने लगते हैं और डिस्को लाइट चालू हो जाती है और शाम के समय सभी पड़ोसन ने अपने घर के बाहर सोसाइटी में टहल रही होती हैं और सुलोचना जी के घर में पार्टी होते हुए देखकर एक दूसरे से कहती हैं, अरे सरिता अर्चना, ये सुलोचना तो अपनी बहुओं की गलती पर पर्दा डालने के लिए बहाने बना रही है। अरे भाड़ में जाने दो इन लोगों को, इन लोगों का तो अपनी बहुओं पर भी वश नहीं है। पूरे मोहल्ले में सभी लोग सुलोचना जी को ताना मारते हैं। सुलोचना जी ये सुनकर परेशान हो जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक दिन पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ होता है और तभी काव्या, प्रिया, सारिका, घर में राशन खत्म हो रहा है तो इस बार राशन तुम लोग लेकर आना। इस बार तुम्हारे ससुर जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मम्मी जी, हम क्यों जाए राशन लेने, हम नहीं जाएंगी। या तो आप हमारे हस्बैंड को बोल दो या तो खुद चले जाओ। अरे वो सब तो ऑफिस में है तो कैसे जाएंगे? हम नहीं जानते कैसे जाएंगे, लेकिन हमें और भी काम है। चलो ठीक है, मैं ही जाती हूँ। इस तरह बोलकर सुलोचना जी मार्केट के लिए निकल जाती हैं। वहां उन्हें उनकी एक बहुत पुरानी फ्रेंड मिलती है जिसे देखकर, अरे नीता, तुम यहाँ इतने दिनों बाद? अरे हाँ सुलोचना, वो मैं बस अपनी बहू को शॉपिंग कराने लाई थी। वैसे तुम्हारी भी तो 3 बहुएं हैं, वो कैसी हैं? अरे बहन, मैं तुझे क्या ही बताऊं, तीनों मॉडर्न और तीनों मुंहफट और बदतमीज हैं। मैं क्या ही बताऊं तुम्हें उनके बारे में। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो अपने बेटे के लिए मॉडर्न बहू ले आई। अच्छा तो तू एक काम क्यों नहीं करती, मेरी तरह गांव की बहू क्यों नहीं ले आती? सीधी, संस्कारी और बात मानने वाली लड़कियां, तुम उन्हें कितना भी कुछ कह दो, पलट कर जवाब नहीं देती है। मेरी भी तो गांव की बहू है, मुझे वो बहुत प्यार और सम्मान देती है। मुझे घर में कोई काम नहीं करने देती। अच्छा अब तो ठीक है, तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की हो तो बताओ, मैं अपने दोनों बेटों की शादी गांव की लड़की से ही कर दूंगी। सुलोचना जी और नीता जी दोनों बाजार में एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर ये सब बातें कर रही होती हैं और रेस्टोरेंट में उस समय 2 लड़कियां काम कर रही होती हैं और उनकी बातें सुन लेती हैं। इन दोनों के वहां से जाने के बाद, दीदी क्या कहती हो, बन जाए हम इनकी गांव वाली संस्कारी बहू? किसी को हमारी सच्चाई पता नहीं चलेगी। चलो ठीक है, इनका पीछा करते हैं कि ये कहाँ की हैं। ऐसा कहकर रागिनी और गौरी दोनों उनके पीछे पीछे जाती हैं और उनका घर देख लेती हैं। जिसके बाद वो नीता जी के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, अरे आंटी जी, ये आंटी कौन थी, क्या पूछ रही थी? नीता जी बिना सोचे समझे ही गौरी और रागिनी को सुलोचना जी के बारे में सब कुछ बता देती हैं और उसके बाद, अरे आंटी जी, हम दोनों बहनें भी तो गांव की हैं और हम भी संस्कारी हैं। ये देखो हमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। अरे तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, उन्हें आना चाहिए बात करने के लिए। आंटी जी अब क्या ही बताएं, मेरे पापा गुजर गए, मेरी माँ बीमार रहती हैं तो अपनी शादी हमें ही करनी है। तो हम ऐसा घर परिवार ढूंढ रहे हैं जो दहेज न मांगे और हमारा ख्याल भी रखे। रागिनी और गौरी बड़ी ही चालाकी से नीता जी को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेती हैं और उसके बाद, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश करती हूँ, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाएगी तो हम कर देंगे शादी। गौरी और रागिनी से ऐसा कहकर नीता जी अपने घर चली जाती हैं और कुछ दिन बाद वो सुलोचना जी से मिलती हैं और सुलोचना जी से मिलकर उन्हें गौरी और रागिनी के बारे में सब कुछ बताती हैं। जिसे सुनने के बाद सुलोचना जी उनसे कहती हैं, चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लड़कियां देख लेते, देखने में क्या जाता है। सुलोचना जी नीता जी और अपने परिवार के साथ गौरी और रागिनी को देखने उनके घर पर जाती हैं, जहां गौरी और रागिनी दोनों साड़ी पहने हुए संस्कारी दिख रही हैं और अपने सिर ढके हुए सभी इज्जत से बात कर रही थी। जिसे देखकर सुलोचना जी को दोनों बहनें अपने दोनों बेटों के लिए पसंद आ जाती हैं और कुछ ही दिनों में सुलोचना गौरी और रागिनी की शादी अपने दोनों बेटों के साथ कर देती है। शादी होने के बाद जब गौरी और रागिनी अपने ससुराल आती हैं और दोनों बहनें कलश गिराकर बिना कुछ कही सबकी पांव छूने लगती हैं, तभी, अरे बहुओं, तुमने तो आते ही अपने संस्कार दिखाना शुरू कर दिए। देखो मेरी शहरी मॉडर्न बहू, सीखो कुछ अपनी गांव वाली देवरानी से। हाँ हाँ, अब यही तो बाकी रह गया हमारे लिए, हमें कुछ नहीं सीखना, हमें जितना आता है हम उसी में खुश हैं। ऐसा कहकर तीनों मॉडर्न बहू अपने कमरे में चली जाती हैं। उसके बाद रागिनी और गौरी भी अपने अपने कमरों में खुशी खुशी चली जाती हैं। अगले दिन उनके मुंह दिखाई की रस्म होती है। उस समय काव्या, प्रिया और सारिका पार्टी के लिए जा रही होती हैं कि तभी, अरे बहू, तुम तीनों कहाँ जा रही हो? वो मॉम, आज मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। अरे तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? ख्याल है कि नहीं आज तुम्हारी देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म है तो तुम्हें घर पर रहना चाहिए। अरे माँ, हमें क्या करना है देवरानी जी की मुंह दिखाई की रस्म से? अगर हम नहीं गए तो वो बुरा मान जाएगी। आज मैं कुछ नहीं जानती, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। ऐसा कहकर गुस्से में सुलोचना जी तीनों बहू को रोक लेती हैं। घर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और दोनों नई नवेली बहुएं संस्कारी बनकर घूंघट करके सबके सामने आती हैं और सभी के पैर छूती हैं, जिसे देखकर मोहल्ले की सभी औरतें भी खुश होकर उनकी तारीफ करती हैं। वाह सुलोचना, ये तुम्हारी बहू है, हमें देखकर यकीन नहीं होता। हाँ हाँ,
मैंने जो पहले गलती की थी वो दोहराई नहीं है। इस बार मैंने मॉडर्न शहरी बहुएं नहीं बल्कि गांव की संस्कारी बहुएं लाई है। अच्छा, तभी संस्कार झलक रहे हैं। हमने तुम्हारी उन 3 शहरी बहुओं को कभी इस तरह घूंघट में नहीं देखा। इसी तरह मुंह दिखाई की रस्म में आई हुई पड़ोसन औरतें दोनों नई बहू की तारीफ करती हैं और शहरी बहुओं को ताना मारती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गौरी और रागिनी घर का पूरा काम संभाल लेती हैं। वो सुबह शाम रसोई में गर्मा गर्म खाना बनाकर सबको खिलाती हैं, मार्केट का काम खुद से करती हैं और कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर की साफ सफाई करना और अपने सास ससुर का ख्याल रखना, सभी काम अपने हाथों से करती हैं और धीरे धीरे करके अपने सास ससुर का दिल जीत लेती हैं। एक दिन सुलोचना जी परेशान होकर हॉल में बैठी हुई होती हैं कि तभी, अरे क्या हुआ मम्मी जी, आप परेशान क्यों हैं? अरे बहू क्या करूं, मार्केट जाना है लेकिन जाने वाला कोई नहीं है। मेरी कमर दुख रही है, तुम्हारे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। अरे मम्मी जी बस इतनी सी बात, अब चिंता मत करिए, हम ले आते हैं सारा सामान। दोनों बहू सामान लेने के लिए बाजार जाती हैं और बाजार से सामान लाकर बचे हुए पैसे अपनी सास को देती हैं। लेकिन जब सुलोचना जी पैसे गिनती हैं तो हिसाब किताब में गड़बड़ होती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती और अपने मन में सोचती हैं, लगता है बहू ने कुछ खा पी लिया होगा, अब मैं क्या उससे हिसाब लूं। इस तरह वो अपने काम में लग जाती हैं और कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सुलोचना जी अपने कमरे में बैठी हुई होती हैं, तभी गौरी उनके पास आती है। अरे मम्मी जी, मेरे गांव में 11 दिनों की भागवत है, तो मैं क्या जाऊं वहाँ? 11 दिनों तक के लिए जाना है? हाँ मम्मी जी, हम हर भागवत में भागवत सुनते हैं, इस बार भी सुनना चाहती हैं। ठीक है बहू, जाओ। जिस समय रागिनी और गौरी भागवत में जाने की परमिशन मांग रही होती हैं, उस समय उनकी तीनों जेठानी पार्टी जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। उन्हें देखकर, देखो एक तरफ मेरी 3 बहुएं जिन्हें पार्टी जाने से फुर्सत नहीं है, और ये मेरी गांव वाली बहू को देखो जो सत्संग पर जा रही है। सुलोचना जी का ताना सुनकर काव्या, प्रिया और सारिका का दिमाग खराब हो जाता है और अरे यार, इनके रोज रोज के ताने से हम तंग आ गई हैं। अब नहीं जाना हमें पार्टी में, मूड ही खराब कर दिया सारा हमारा। ऐसा कहकर पैर पटकती हुई तीनों मॉडर्न बहू अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। कमरे में जाती हुई उनकी नजर उनकी देवरानियों के कमरे पर पड़ती है, जहां वो दोनों अपनी अपनी पैकिंग कर रही होती हैं। तभी, अरे दीदी, ये हमारी देवरानियां क्या कर रही हैं? आज तक हमने इनसे ढंग से बात नहीं की, चलो पूछते हैं कि कहाँ जा रही है। हाँ चलो। इसके बाद तीनों गौरी और रागिनी के कमरे में जाती हैं और जब वो उनके कमरे में जाती हैं तो दोनों अपनी पैकिंग कर रही होती हैं और उन तीनों को देखते ही वो उनसे अपने कपड़े छुपा लेती हैं और अपने बैग बंद कर लेती हैं। अरे क्या हुआ देवरानी जी, क्या छुपा रही है हमसे? हम तुम्हारे कपड़े लेंगे? नहीं, वैसे भी हमें तुम्हारे गांव के कपड़े पसंद नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं भाभी, वो आपको देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी, कौन आ गया, इसीलिए मैंने बैग बंद कर दिया। अच्छा ये बात है, चलो तो ठीक है, तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो, हम यहाँ से जाते हैं। ऐसा कहकर गौरी और रागिनी अपनी पैकिंग कर लेती हैं और 11 दिन के लिए अपने मायके चली जाती हैं। और जब वो 11 दिन बाद वापस आती हैं तो हॉल में उसकी सास और उसके हस्बैंड बैठे हुए होते हैं और गौरी और रागिनी बहुत ज्यादा थकी हुई दिख रही होती हैं। उन्हें देखकर, अरे क्या हुआ बहू, तुम्हारे चेहरे पर इतनी थकान क्यों दिख रही है? क्या करे माँ जी, वो भंडारा था ना, तो भंडारे में हमने लोगों की खूब सेवा की, इसलिए बहुत थकान है, और हमने 11 दिन एक ही जगह बैठकर पूरी भागवत कथा भी कर ली। अच्छा बहू, तुम तो बहुत संस्कारी और तुम्हारे अंदर भक्ति कूट कूट कर भरी है। चलो अब तुम लोग अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अपनी सास की बात मानकर दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं, लेकिन उन्हें जाते हुए उनकी तीनों जेठानी देख लेती हैं और अरे प्रिया, सारिका, ऐसी थकान तो हमें तब होती थी जब हम पार्टी करते हैं, और ये तो मुझे लगता है कुछ छुपा रही है, कुछ झोल झाला है यहाँ पर। अरे दीदी छोड़ो, हमें क्या करना, हमें तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। चलो आज खाना बनाकर फ्री हो जाते हैं, ना जाने किसका कहाँ से बुलावा आ जाए। ऐसा कहकर तीनों उन्हें नजरअंदाज करके सोने चली जाती हैं और अगले दिन शाम को सभी डिनर की तैयारी कर रही होती हैं और गौरी और रागिनी फटाफट हाथ चला रही होती हैं उन्हें देखकर। अरे गौरी और रागिनी, तुम इतनी जल्दी जल्दी हाथ क्यों चला रही हो? तुम्हें कहीं जाना है क्या? अरे जेठानी जी, हमें आज ना हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ सत्संग है, तो वहाँ जाना है। मैं आप सबको बताना भूल गई थी। अच्छा, बड़ी संस्कारी हो यार तुम, कभी भागवत कथा में जाती हो, कभी सत्संग में जाती हो। हाँ दीदी, क्या करें, हमारे सारे रिश्तेदार हैं ही ऐसे। सभी आपस में बात कर रही होती हैं, तभी सुलोचना जी उनकी बात सुन लेती हैं और रसोई में आकर, बहू तो क्या हुआ, तुम तो पार्टी में जाती हो, तुम्हारी दोनों देवरानियां सत्संग में जा रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है? जाने दो। गौरी और रागिनी, बहू तुम जाओ। अपनी सास की बात सुनकर गौरी और रागिनी अपने कमरे में जाती हैं और साड़ी पहनकर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती हैं, लेकिन उनके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग होता है, जिसे देखकर तीनों जेठानी हैरान होती हैं और अरे सत्संग में इतना बड़ा बैग लेकर कौन जाता है? ऐसे तो हम तब करते हैं जब हमें पार्टी में दूसरे कपड़े पहनने होते हैं।
अरे भाभी छोड़ो ना, हमें क्या करना, वैसे बहुत दिन से हमने पार्टी नहीं की, कुछ सोचना पड़ेगा। आपस में बात करके अपने कमरों में जाती हैं, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि उन्होंने कई दिनों से पार्टी नहीं की थी। तीनों आधी रात को बालकनी में टहल रही थी, तभी वो देखती हैं कि गौरी और रागिनी रात के 2 बजे साड़ी संभालती हुए थकी हुई लौट रही हैं। उन्हें देखकर यार ये साड़ी क्यों संभाल रही है, अपनी पल्लू सीधा क्यों कर रही है, इनकी हरकतें तो मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, पता करना पड़ेगा। उस समय तीनों आपस में बातें करके अपने कमरों में चली जाती हैं और अगले दिन सुबह सुबह जब गौरी और रागिनी छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तभी प्रिया, काव्या और सारिका तीनों छत पर आती हैं और देखते हैं कि गौरी और रागिनी अपनी साड़ी के नीचे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं और तीनों को एक पतली स्ट्रिप दिखाई देती है। गौरी और रागिनी के छत से जाने के बाद काव्या साड़ी को हटाकर देखती है तो उसे एक 1 पीस दिखाई देता है। उसे शक होता है और उसी शाम को गौरी और रागिनी जागरण का बहाना बनाकर अपने घर से एक बैग लेकर निकलती हैं। तीनों मॉडर्न बहुएं उनका पीछा करती हैं और देखती हैं कि रागिनी और गौरी दोनों एक क्लब के अंदर घुसती हैं। वॉशरूम में जाकर वो अपनी साड़ी बदलकर 1 पीस गाउन पहनती हैं और पार्टी में जाती हैं, जिसे देखकर तीनों मॉडर्न बहुएं हैरान हो जाती हैं और गौरी और रागिनी का वीडियो बना लेती हैं और अपने घर लौट आती हैं। घर आकर मम्मी जी, पापा जी, आप लोग अपने कमरे से आओ, देखो आपकी संस्कारी बहू कितनी संस्कारी है। काव्या की आवाज सुनकर सभी अपने कमरे से आते हैं। काव्या सभी को वो वीडियो दिखाती है, जिसके बाद सुलोचना जी गुस्से में भर जाती हैं और हॉल में बैठकर गौरी और रागिनी का इंतजार करने लगती हैं। रात के 2 बजे गौरी और रागिनी थकी हुई जब घर आती हैं तब कहाँ से आ रही हो तुम दोनों, वो भी इतनी रात को? अरे मम्मी जी, बताया था ना कि हम लोग जागरण में जा रहे हैं, वहीं रात में देर हो गई। ये है तुम्हारा जागरण? क्लब में जाकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर तुम जागरण करती हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मैंने तुम दोनों को संस्कारी बहू समझा था, यही समझकर मैं अपने बेटों की शादी तुमसे की थी, लेकिन तुम्हारा तो रूप ही कुछ और है। निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, हम लोगों ने ये सब मजबूरी में किया, हमारी बात तो सुनिए। दरअसल हमारे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन अपने नशे और जुए की लत की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और आत्महत्या कर ली, जिस वजह से हमारे परिवार पर बदनामी का कलंक लग गया। हमारे गांव के लोगों ने भी हमें काम देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमें शहर में मजबूरी में आना पड़ा। और जब शहर के लोगों को पता चला कि हमारे पिता स्मगलर और जुआरी थे, तो शहर के लोग भी हमें काम देने से कतरने लगे। और एक दिन हम लोगों ने आपकी बात सुनी और आपके घर में संस्कारी बहू बनकर आ गई। लेकिन हमारी माँ बीमार है, उनके लिए हमें पैसों की जरूरत थी और वही पैसे कमाने के लिए हम आधी रात को कभी क्लब और कभी होटल में जाते थे। अब मुझे बहाने मत बनाओ और निकल जाओ इस घर से। गौरी और रागिनी सुलोचना जी को अपनी बात बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन सुलोचना जी उनकी बात सुने बिना ही उन्हें घर से बाहर निकाल देती हैं और घर का दरवाजा बंद कर लेती हैं। जिसके बाद गौरी और रागिनी रोती हुई अपने गांव के लिए वापस निकलती हैं। लेकिन उनके जाने के बाद सुलोचना, मुझे लगता है कि हमें एक बार अपनी बहू की बात पर विश्वास करना चाहिए। जिस तरह काव्या, प्रिया और सारिका ने उनका पीछा किया, हमें भी पीछा करके सच्चाई पता लगानी चाहिए। ठीक है, काम करते हैं, उनके पीछे चलते, देखते हैं कहाँ पर जाएंगे। ऐसा कहकर सुलोचना की अपने पूरे परिवार के साथ गौरी और रागिनी का पीछा करती हैं और देखते हैं कि गौरी और रागिनी उनके गांव जाती हैं और गांव में जाकर अपनी माँ से मिलती हैं। बेटा गौरी और रागिनी, तुम लोग कब तक चुप चुप कर अपने ससुराल वालों से हमारी मदद करती रहोगी? अगर तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल गया तो? माँ, उन लोगों को पता चल गया है और उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। हे भगवान बेटा, हे गाँव वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम्हें पता है परसों ही मकान मालिक मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा था। माँ, हम क्या करें, हमारे ससुराल वालों को सब कुछ पता चल गया और उन्होंने बिना हमारी बात सुने हमें घर से निकाल दिया है। गौरी और रागिनी अपनी माँ शांति जी से सभी बातें कर रही होती हैं, तभी उसके ससुराल वाले बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन लेती हैं और इस समय उनके बेटे गांव में गौरी और रागिनी के पिता के बारे में बात पता करते हैं। गौरी और रागिनी की बातें सच होती हैं और आकर वो सुलोचना जी को बताते हैं। उसके बाद गौरी और रागिनी, बेटा हम लोगों को माफ कर दो, हमें तुम्हारे परिवार के बारे में नहीं पता था और हमने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया। तुम सही कह रही थी, लेकिन उसका रास्ता गलत था। अगर तुम हमें अपनी माँ के बारे में पहले बता देती तो हम तुम्हारी मदद करते। हाँ, हमें भी माफ कर दो, हमने बिना पूरी बात जाने ही तुम पर शक किया। पूरा परिवार गौरी और रागिनी से माफी मांगता है। उसके बाद सभी लोग गौरी और रागिनी को उसकी माँ के साथ अपने घर पर ले आते हैं। उसके बाद पूरा परिवार एक साथ रहने लगता है और गौरी और रागिनी की तीनों जेठानी भी उन्हीं की तरह संस्कारी बनकर अपने ससुराल में रहती। ससुराल में नई बहू के कुकर की पहली सीटी। क्या बनाऊं क्या बनाऊं?